बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 15। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केजलिंग क्राइटेरिया। स्केजलिंग क्राइटेरिया मतलब वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसको यूज़ करते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कौन से स्केजलिंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करना है। मतलब हमारा कौन सा क्राइटेरिया होगा जिसकी बिना पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे किस इन्वायरमेंट में कौन सा हमारा जो एल्गोरिदम होगा वो यूज़ किया जा सकता है, वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो सकती है। ठीक है जी। स्केजलिंग क्राइटेरिया, ज़रा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट क्राइटेरिया टू कंसीडर व्हेन ट्राइंग टू सेलेक्ट द बेस्ट स्केजलिंग एल्गोरिदम फॉर द पार्टिकुलर सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग कि एक ऐसी मतलब हमारा जो क्राइटेरिया है उन चीज़ों पर मुश्तमिल है। इसमें वो सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो एल्गोरिदम है, मतलब हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं स्केजलिंग के लिए। तो हमारे लिए डिसाइड करना कि हमारे लिए किस इन्वायरमेंट में कौन सा जो हमारा एल्गोरिदम है वो बेस्ट है, उसकी हर तरह से वो बेस्ट होगा, तो ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि जो हमारा एल्गोरिदम उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा, हम ये कहेंगे कि उसकी मतलब ये हमारा जो एल्गोरिदम है ये सबसे बेस्ट है और हमारे लिए ये मतलब और सीपीयू के लिए ये बेहतर काम कर सकता है। ठीक है जी। तो उन सारी टेक्निक्स को यूज़ किया गया है, उन सारी टेक्निक्स को हम स्केजलिंग क्राइटेरिया का नाम देते हैं। सबसे पहले उनमें आता है जी सीपीयू यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब उसका यूज़। तो एक बार सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो इस चीज़ पर होती है कि जो अगर हम कोई भी एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो सीपीयू है वो यूटिलाइज होना चाहिए। मतलब उस वो 100%ली मतलब मैक्सिमम 100% चले ना भी हो तो मैक्सिमम यूटिलाइज हो, वो मतलब फ्री ना हो। ठीक है, मतलब वो आइडल सिचुएशन में ना हो, कंडीशन में ना हो, बल्कि वो वर्किंग कंडीशन में हो। ठीक है जी। आइडियली द सीपीयू वुड बी बिजी 100% ऑफ द टाइम सो एज टू वेस्ट ऑफ सीपीयू साइकिल। ठीक है जी। कि हम क्या कहते हैं कि हम हमारा जो सीपीयू है वो 100% किस में होना चाहिए, बिजी होना चाहिए, और वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। ऑन अ रियल सिस्टम CPU uses should range from 40% टू 90%। मतलब 40 से 90% होता है यूज़ किया जाता है। अगर हम कहते हैं कि 40% है या उससे कम है तो क्या होगा कि लाइटली लोडेड। ठीक है जी। कि हम कहते हैं कि वो बड़ा ही कम यूज़ किया गया, उस पर लोड जो है वो बहुत कम हुआ है। लेकिन अगर 90% तक है तो हम कहते हैं कि वो हैवी लोडेड है और उस पर लोड जो है वो काफ़ी डाला गया है, मतलब उसकी यूटिलाइजेशन पूरी की गई है। ठीक है, 90 हो या 90 से प्लस हो तो हम उसे हैवी लोड कहेंगे, और अगर 40 या 40 से लेस देन हो तो हम कहेंगे कि ये लाइटली लोडेड है। ठीक है जी। बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन। बैलेंस यूटिलाइजेशन मतलब हम इस तरह से अपने सीपीयू को यूज़ करें कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि कभी ऐसी कंडीशन हुई कि हमने हैवी लोडेड कर दिया सीपीयू को, और कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि हमने लाइटली लोडेड कर दिया। मतलब कभी उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाए और कभी ऐसा वक्त हो कि वो बिल्कुल फ्री बैठा हो। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारी जो यूटिलाइजेशन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। It means that available resources are utilized in such a way that the load on resources remain balanced। ठीक है जी। कि हमारी जितनी भी अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी जो यूटिलाइजेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी इन आइडल और हैवी लोडेड सिचुएशन। कि वो ना तो आइडल में होनी चाहिए और ना ही हैवी लोडेड सिचुएशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है जी थ्रू आउट। नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड बाय अ सिस्टम इन स्पेसिफाइड पीरियड इज कॉल्ड थ्रू आउट। कि हमें एक पीरियड दिया जाता है, एक स्पेसिफाइड टाइम असाइन किया जाता है कि इस टाइम में हमने अपना काम जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर तो उस टाइम के अंदर ही हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये बेटर परफॉर्मेंस होगी। लेकिन अगर हम उस टाइम में जो हमें टाइम दिया गया था उसमें अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर नहीं है।
ठीक है जी, उसमें कोई प्रॉब्लम है, मतलब उसमें कुछ कमी है। तो जो टाइम दिया गया उस टाइम में जो सीपीयू है उसको चाहिए कि अपने पूरे प्रोसेसेस को कंप्लीट करे। फॉर लॉन्ग प्रोसेस दिस रेट में बी 1 प्रोसेस पर आवर। लॉन्ग प्रोसेस अगर हो बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए एक प्रोसेस के लिए 1 आवर है। बट फॉर शॉर्ट ट्रांजेक्शन इट में बी 10 प्रोसेस पर सेकेंड। और शॉर्ट अगर हमारे पास प्रोसेस हैं तो 1 सेकेंड में हमारे 10 प्रोसेस होने चाहिए, ठीक है जी। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है कि जब हम सीपीयू को कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से लेकर जब तक उसकी मतलब जब भी उस कंप्लीट नहीं हो जाता, उस मतलब वो टोटली तौर पर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, सारी जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी नहीं हो जाती, ठीक है, मतलब पूरी होने तक का जो टाइम है जब रिक्वेस्ट सेंड की तब से लेकर कंप्लीशन तक जितना भी टाइम है उसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। The time required for a particular process to complete from submission time to the completion। के सबमिशन जब हमने प्रोसेस सेंड किया, मतलब सीपीयू की तरफ भेजा कि इसकी मतलब एग्जीक्यूशन की जाए, ठीक है, मतलब सीपीयू के पास भेजा या उससे पहले भी, पहले का जो टाइम है कि जब हमने एक प्रोसेस को इस फॉर्म में लेकर आए कि हम उसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से टाइम हो सकते हैं। वेटिंग टू गेट अ मेमोरी, कि अगर सपोज़ हमने रिक्वेस्ट सेंड की, मेमोरी मिलने तक उसको जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो भी उसमें शामिल होगा। वेटिंग इन द रेडी क्यू, जितनी देर तक वो रेडी क्यू में रहेगी वो भी टाइम उसमें शामिल होगा। एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू, और सीपीयू उस प्रोग्राम को, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम लगाएगा वो भी उसमें शामिल होगा। और जितनी उसकी IO मतलब इनपुट या आउटपुट परफॉर्मेंस होंगी, जितनी भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो कंप्लीट होने तक का जो टाइम है ये हमारा टाइम होता है जी टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। मतलब हमने क्लिक किया कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए तब से लेकर एट द एंड तक, टर्मिनेट होने तक का जो टाइम है उसे हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम, अब वेटिंग इनफैक्ट बहुत हमारे जो प्रोसेस होती हैं उनको कुछ वेट भी करना पड़ता है। मतलब अगर सीपीयू आइडल हो तो इनफैक्ट वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर सीपीयू वर्किंग कर रहा हो, पहले से ही कोई प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहा हो, तो इनफैक्ट हमारे प्रोसेस को क्या करना पड़ता है जी, वेट करना पड़ता है अपनी बारी का। जैसे बैंक में हम जाते हैं, हमने सपोज बिल जमा करवाना है, तो अगर तो वहाँ पर कोई भी पहले से बंदा जो है वो बिल जमा करवाने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, हम जाएंगे और कैशियर को जाकर बिल जमा करवा देंगे, हमें ज़रा भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज़ करें कि वहाँ पर पहले से कुछ लोग मौजूद हैं और एक लाइन बनी हुई है, तो इनफैक्ट हम लाइन में जाकर खड़े होंगे और अपना नंबर आने का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहाँ पर भी जब हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं तो वहाँ पर जो प्रोग्राम, मतलब बाज़ प्रोग्राम्स को वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो जो जितना टाइम मतलब मेन मेमोरी में आया, मेन मेमोरी में आने के बाद सीपीयू तक, सीपीयू का रिस्पांस आने तक, मतलब सीपीयू हासिल करने तक का जो टाइम है, मेन मेमोरी में आ गया, मेन मेमोरी में अब जितनी देर वो पड़ा रहा उसको सीपीयू नहीं मिला, तो वो जो टाइम है उसको हम कहते हैं जी वेट टाइम। हाउ मच टाइम प्रोसेस इज स्पेंड इन रेडी क्यू वेटिंग देयर टर्न टू गेट ऑन द सीपीयू। कि रेडी क्यू में उसको हम कहते हैं जी रेडी क्यू। रेडी क्यू मतलब मेन मेमोरी में आ गया और बिल्कुल रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। मेन मेमोरी में आने के बाद वो रेडी क्यू बनती है। तो रेडी क्यू में आ गया, रेडी क्यू में आने के बाद उसको सीपीयू मिलने तक, मिलने से पहले पहले जो जितना भी इंतज़ार करना पड़ा उसको हम वेटिंग टाइम का नाम देते हैं। वेटिंग टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। अगर एक हमारा जो मतलब सिस्टम है वो उसका वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कम है, तो हम कहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस दूसरे की निस्बत बेटर है, ठीक है जी। रिस्पॉन्स टाइम, हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, रिक्वेस्ट सेंड की लेकिन सीपीयू का रिस्पॉन्स अभी नहीं आया, तो रिक्वेस्ट सेंड करने से लेकर रिस्पॉन्स आने तक का जो टाइम है, मतलब सीपीयू जब उसको रिस्पॉन्ड करेगा, इनफैक्ट सीपीयू जब उसको पकड़ लेगा एग्जीक्यूशन के लिए तो उसको हम उसका रिस्पॉन्ड कहेंगे। तो रिस्पॉन्ड आने तक का जो टाइम है उसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट एंड द टाइम व्हेन फर्स्ट रिस्पॉन्स इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। कि जब हमने प्रोसेस आ गया उसको मतलब मेन मेमोरी भी मिल गई, अब मेन मेमोरी में भी वेट कर रहा है और मेन मेमोरी से पहले वाला जो टाइम है
उसको मेन मेमोरी अभी नहीं मिली थी, लेकिन उसने रिक्वेस्ट सेंड कर दी थी, तो वो वाला टाइम, ठीक है जी। मतलब हम कह सकते हैं कि रेडी क्यू और जॉब क्यू दोनों का जो टाइम होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम बन जाएगा। इट मीन्स दैट द टाइम टेकन बाय अ सिस्टम टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू यूज़र्स रिक्वेस्ट, कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिस्पॉन्स शुरू करने से पहले वाला जो टाइम है, मतलब रिक्वेस्ट सेंड की, उसके बाद रिस्पॉन्ड जब उसको सीपीयू मिल जाएगा तो उसका रिस्पॉन्ड टाइम एंड हो जाएगा। फेयरनेस मतलब कि फेयरनेस रिप्रेजेंट द डिग्री टू विच ऑल प्रोसेस आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द एग्जीक्यूशन, कि हमारे पास जितने भी प्रोसेस हैं सभी प्रोसेस को क्या होना चाहिए, उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ प्रोसेस हमारे जो हैं उनको टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है जबकि कुछ प्रोसेस जो हैं उनको टाइम कम दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सारे प्रोसेस को इक्वल टाइम मिलेगा तो इनफैक्ट जो हमारा सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो अगर हम किसी को कम टाइम दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा दे रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, मतलब हमारे सिस्टम की जो मतलब परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्टेड हो सकती है, ठीक है जी। दिस क्राइटेरिया इज़ फेवरेबल इन टाइम शेयरिंग सिस्टम, और ये जो हमारा क्राइटेरिया है किसमें जी, टाइम शेयरिंग सिस्टम में। priorities, the process with higher priorities must be given preference for execution, कि हमारे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कुछ की प्रायोरिटी हाई होती है, कुछ की प्रायोरिटी जो है वो लो होती है। तो ऐसा होना चाहिए कि जो हाई प्रायोरिटी हमारे प्रोसेस हैं उनको पहले एग्जीक्यूट करवाना चाहिए, और जो लो प्रायोरिटीज़ हमारे प्रोसेस हैं उनको बाद में एग्जीक्यूशन करवाना चाहिए, ठीक है। सपोज़ अब देखें कि हमारे पास एक जी प्रोसेस है जिसका नाम है ए, ठीक है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एक प्रोसेस है ए, इसकी एग्जीक्यूशन हो रही थी, लेकिन क्या हुआ कि दरमियान में बी आ गया। अब जैसे ही बी आएगा तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो बी है उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो जैसे ही बी आएगा तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ए को टर्मिनेट कर देगा, उसको रेडी क्यू में भेज देगा और बी की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मतलब पहले से जो प्रोसेस उसने पकड़ा हुआ है उसको छोड़ दे जिसकी प्रायोरिटी लो है, जबकि नेक्स्ट अगर कोई हाई प्रायोरिटी आ गया तो उसको पकड़े और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे, ठीक है, इस प्रायोरिटी बेस। प्रीएम्प्ट शेड्यूलिंग, हमारी स्केजलिंग जो होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। अब प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, इन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग प्रोसेस इज रिलीज्ड फ्रॉम द सीपीयू बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कि उसे क्या किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलीज़ कर दिया जाता है। द शेड्यूलर स्पेंड प्रोसेस बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन, और जो हमारा स्केजलर है वो क्या करता है, उसे स्पेंड कर देता है बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन, उसकी एग्जीक्यूशन से पहले, ठीक है। दिस प्रोसेस इज ब्लॉक्ड और टर्मिनेटेड इन ऑर्डर टू एलोकेट एन अदर प्रोसेस टू द सीपीयू, और इसलिए किया जाता है कि जब एक प्रोसेस ब्लॉक हो जाए या टर्मिनेट हो जाए तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, कोई दूसरा प्रोसेस ले आते हैं। मतलब आप फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास प्रोसेस है जी ए, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट होना चाह रहा है, तो उसको सीपीयू भी मिल चुका है, ठीक है, उसको सीपीयू मिल गया और वो एग्जीक्यूट जो है वो हो रहा है। उसका जो टाइम था वो कितना था, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसकी जो एग्जीक्यूशन होना थी वो 5 मिनट में होना थी, 5 मिनट या 5 सेकंड, ठीक है जी, इतने टाइम में उसमें एग्जीक्यूट होना था। उसी वक्त में क्या हुआ कि उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसने अभी 3 मिनट एग्जीक्यूट हुआ है, 3 मिनट अभी एग्जीक्यूट हुआ है, और कितना टाइम उसका रहता है जी, अभी 2 मिनट रहते हैं, ठीक है। 3 मिनट एग्जीक्यूट हुआ है और 2 मिनट उसके बाकी रहते हैं। लेकिन क्या किया गया कि हमारे सिस्टम ने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, जितनी भी रिसोर्सेज उसके पास थी सारी रिसोर्सेज उससे वापस ले ली, उसको सीपीयू मतलब उसको मिला हुआ था उससे सीपीयू वापस ले लिया गया और किसी दूसरे प्रोसेस को दे दिया गया, ठीक है। सपोज़ बी आया और हमारा जो सीपीयू है अब बी को मिल गया। अब उसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं कि वो उसमें कोई इंटरप्ट आ गया, कोई एरर आ गया, उस वजह से भी हो सकता है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। कोई हाई प्रायोरिटी हमारा
प्रोसेस आ गया उस वजह से भी हो सकता है, या राउंड रोबन जो हमारा एक मेथड है, हमारा एक एल्गोरिदम आगे हम जाकर पढ़ेंगे, वो भी हो सकता है। ठीक है, हम उसके बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, उसकी एग्जीक्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन क्या किया गया, उसको सीपीयू से रिमूव कर दिया गया और सीपीयू किसी और प्रोसेस को दे दिया गया। ठीक है, और जो प्रोसेस पहले से चल रहा था उसको या तो ब्लॉक कर दिया जाएगा या टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसकी कुछ हमारी रीजंस देखते हैं हम, कौन कौन सी रीज़न हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ अ प्रोसेस विद हायर प्रायोरिटी एंटर द सिस्टम, अगर तो जैसे हम लास्ट टाइम बात की कि अगर कोई हायर प्रायोरिटी आ गया, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था ए, उसकी प्रायोरिटी जो थी वो लो थी, और उससे हाई प्रायोरिटी अगर कोई प्रोसेस आ गया तो हम क्या करेंगे, उस ए को रिमूव कर देंगे, मतलब उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देंगे, और जो हाई प्रायोरिटी हमारा प्रोसेस आएगा उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रीज़न हो सकती है। दूसरी है जी, इफ़ अ प्रोसेस विद हायर प्रायोरिटी इज़ वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन इन रेडी क्यू, कि अगर ऐसा हो कि हमारा जो हाई प्रायोरिटी हमारा प्रोसेस है वो वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ हो, वो वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार कर रहा हो, तो हम क्या करते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अगर इस एल्गोरिदम की बात करें तो इसमें क्या होता है, वेटिंग हमारा जो प्रायोरिटी वाला, हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस होता है, उस वो वेट नहीं करता, उसको हम प्रेफरेंस देते हैं ऑन द लोअर प्रायोरिटी। ठीक है, लोअर प्रायोरिटी पर हायर प्रायोरिटी को प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाई प्रायोरिटी जो है वो वेट नहीं कर सकता, उसको हम वेट नहीं करवाएंगे, जबकि लो प्रायोरिटी जो है उसको वेट करवाया जा सकता है। जैसे हम इसकी एग्जांपल हम लें तो अगर हम हॉस्पिटल्स में जाएं, किसी भी गवर्नमेंट इदारे में जाएं, तो वहाँ पर मोस्टली ये चीज़ें होती हैं कि जो मतलब आम सा बंदा होता है, जो थोड़ा लो लेवल का होता है, मतलब आप सिंपल समझने के गरीब बंदा है, तो उसको क्या करते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको इंतज़ार करवाते रहते हैं। ठीक है, अगर कोई मतलब अमीर बंदा चला गया, मतलब हाई प्रायोरिटी वाला कोई, मतलब वेल नाउन कह लें, या मतलब जिस तरह से भी वो बंदा चला जाएगा, तो क्या किया जाएगा, बाकी सारे काम छोड़कर, अगर कोई गरीब बंदे का काम कर रहा था तो उसका काम छोड़ दिया जाएगा, और जो अमीर बंदा जाएगा उसको काम को पकड़ लिया जाएगा और उसका काम पहले करवाया जाएगा, और गरीब बंदे का जो काम था वो दरमियान में ही रह जाएगा, मतलब उसके काम को छोड़ दिया जाएगा और उसको कहेंगे कि इंतज़ार करते रहे। लेकिन जो हाई प्रायोरिटी वाला बंदा है, समझ लें कि एक गरीब बंदा आया हुआ है, किसान है, और वो उसका जो था वो काम हो रहा था। ठीक है, ऊपर से क्या हुआ कि उसी वक्त में कुछ देर बाद एमपीए साहब आ गए, तो क्या किया जाएगा, एमपीए हाई प्रायोरिटी है, अब किसान जो है वो लो प्रायोरिटी है, तो क्या किया जाएगा, उस किसान का काम छोड़कर उस एमपीए का जो है वो काम किया जाएगा। ठीक है, मतलब किसान इज़ एन लोअर प्रायोरिटी पर्सनस, अनदर वे एमपीए, ठीक है जी, एमपीए इज़ एन हायर प्रायोरिटी पर्सन। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, हायर प्रायोरिटी को प्रेफर करते हैं लोअर प्रायोरिटी पर। इफ़ रनिंग प्रोसेस कंप्लीट इट्स टाइम स्लाइस और क्वांटम, ये राउंड रोबन एक हमारा एल्गोरिदम है, उसमें हम पढ़ेंगे कि हम एक उसको टाइम दे देते हैं कि आपके पास 2 सेकंड हैं या 2 मिली सेकंड हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पर हम उसको एक टाइम दे देते हैं कि इतना टाइम है, इतने टाइम में अगर तो आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो ठीक है, अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना भी हुई तो फिर भी जो सीपीयू है वो आपसे वापस ले लिया जाएगा, जितनी भी रिसोर्सेज आपने होल्ड की होंगी वो सारी रिसोर्सेज आपसे वापस ले ली जाएंगी। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल है जी एग्ज़ाम, कि हम मतलब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं बच्चे, तो एग्ज़ाम में हमें हमारा स्पेसिफाइड टाइम मिलता है। ठीक है, मोस्टली 3 घंटे होते हैं, तो अगर तो हमने उस टाइम में अपना पेपर कंप्लीट कर लिया तो ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं भी किया तो फिर क्या होगा, उसी टाइम के अंदर, ठीक है, जितना अगर हम टाइम ख़त्म हो गया तो हमें पेपर जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव, अब ये उसके उल्टे है, उसमें क्या था कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, उसकी एग्जीक्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो फिर भी उससे क्या होता है, सीपीयू वापस ले लिया जाता है, सीपीयू से उसको रिमूव कर दिया जाता है। इन अदर वे नॉन प्रीएम्प्टिव में ऐसा नहीं होता, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक कोई दूसरा प्रोसेस सीपीयू जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है,
In non-preemptive scheduling, a process is not released from the CPU by operating system. Operating system जो होता है वो उसको CPU से रिलीज नहीं करता, मतलब before its execution. The scheduler cannot suspend the process before its execution. और scheduler जो होता है वो भी उस process की execution से पहले उसको वहाँ से सस्पेंड नहीं करेगा. दिस प्रोसेस इज़ नॉट ब्लॉक और टर्मिनेटेड बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन. और एग्जीक्यूशन से पहले ना तो इसको ब्लॉक किया जाएगा और ना ही इसको टर्मिनेट किया जाएगा. ठीक है जी. चलें जी, ये था हमारा आज का लेक्चर. कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. स्टे ब्लेस्ड.